हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जिन पियाजे। आज का हम इस वीडियो में जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे ताकि आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं और एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जिन पियाजे के, जिनको आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट है जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, जिनका सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को आज हम पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप एक एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, जिन पियाजे से हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जिन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इनका सिद्धांत का नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो दोस्तों, इनका सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, इनका सिद्धांत का समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। जब तक हम संज्ञानात्मक विकास को नहीं समझेंगे तब तक हम इनके सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, पहले संज्ञान को समझते हैं। दोस्तों, संज्ञान होता है हमारा किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, तर्क करना, यानी कि हमारे दिमाग से रिलेटेड जितने भी क्रियाएं होती हैं वो सभी संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद है दोस्तों आप संज्ञान को समझ गए होंगे। आइए अब इनके सिद्धांत को देखते हैं एक एक पॉइंट। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है इनका, पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपना दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जैसे जैसे कहने का मतलब है, पियाजे का कहने का मतलब है बच्चे का उम्र जैसे जैसे बढ़ता है, बच्चे जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, वैसे वैसे अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जैसे आपको याद होगा दोस्तों, जब ट्रेन से हम बचपन में जाते थे कहीं, तो हमको लगता था कि ट्रेन के साथ ही पेड़ चलता है। वो हमारा बचपन का कॉन्सेप्ट था। लेकिन जैसे हम बड़े हो गए वैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पियाजे ऐसे मानते हैं, जब कोई बच्चा है पैदा होता है तो जन्म के साथ उसके दोनों पैर होते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाता है क्योंकि बच्चा उस समय मैच्योर नहीं रहता है। लेकिन जैसा बच्चा जब मैच्योर होता है, जब बड़ा होता है, तो वो चलने लगता है अपने पैरों के साथ। पियाजे यह मानते हैं कि जब छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए दोस्तों 5 वर्ष का बच्चा है, उसे 10th क्लास का मैथ देंगे तो वो नहीं सॉल्व कर पाएगा क्योंकि बच्चा उस समय उतना मैच्योर नहीं है। लेकिन जब बच्चा का उम्र बढ़ेगा, वो मैच्योर होगा, तो वो 10th क्लास का मैथ भी बना सकता है। यानी कि पियाजे यह मानते हैं कि बच्चा का उम्र जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बच्चा विकास करते रहता है। नेक्स्ट हमारा, पियाजे बच्चे सक्रिय ज्ञान, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपना सिद्धांत की रचना करते हैं। दोस्तों, जो पियाजे थे वो बच्चों को एक्टिव लर्नर मानते थे, यानी कि नन्हे वैज्ञानिक मानते थे। पियाजे यह मानते हैं कि बच्चे अन्वेषण करते रहते हैं, यानी खोजबीन करते रहते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। वो खिलौना जब उनको हाथ में दिया जाता है तो वो तोड़ते हैं, तो पियाजे इसे अच्छा मानते थे। पियाजे यह मानते थे कि बच्चे उस समय तोड़ के उसके खिलौने के अंदर देखता है क्या है, वह जागृत रहता है, वह सीखने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, पियाजे से पहले जितने भी मनोवैज्ञानिक थे वो सभी बच्चों को खाली स्लेट मानते थे, यानी कोरा कागज मानते थे। वह मानते थे जो बच्चा है वो खाली स्लेट है, अगर शिक्षक उसे चोर बनाना चाहे तो चोर बना सकता है, या शिक्षक उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहे तो बना सकता है। ये सब चीज़ टीचर के ऊपर डिपेंड था, बच्चा सिर्फ खाली स्लेट था। लेकिन जिन पियाजे ने ऐसा पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक माना, जो माने बच्चे एक्टिव लर्नर है, वह सक्रिय ज्ञान निर्माण करते हैं, यानी कि ज्ञान की रचना करते हैं और उन्हें डायरेक्शन दिया जाए तो बच्चे अच्छे अच्छे कार्य भी कर सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी मनोवैज्ञानिक थे वो बच्चों को खाली स्लेट मानते थे। आप ये बात नोट कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक या लिटिल साइंटिस्ट या रचना करने वाले माने थे। तो जिन पियाजे थे तो बच्चों को एक्टिव लर्नर माने थे। नेक्स्ट हमारा, पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है जो 14 या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास कर लेता है। यानी कि पियाजे मानते हैं कि बच्चा अपना स्कीमा के साथ पैदा हुआ है। देखिए दोस्तों, मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना को स्कीमा भी कहा जाता है। स्कीमा वह होता है जो बच्चे पहले से कुछ बुद्धि लेके पैदा होते हैं। जैसे बच्चों को अंगूठा अपने आप चूसते रहते हैं तो वह उनकी मानसिक स्कीमा में है। जैसे वह दूध देख के रोने लगते हैं, जैसे उन्हें खाना देख के भागने लगते हैं, कुछ चीज़ें चलने लगते हैं, हंसने लगते हैं, कुछ चीज़ें बच्चे जो ऑटोमेटिक करते हैं, तो वो बच्चों के स्कीमा में वह चीज़ पहले से बना होता है। वह बच्चा उसी का विकास 14-15 साल की उम्र में कर लेते हैं।
नहीं आप दोस्तों पियाजे का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आइए उन कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझते हैं। इनका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अनुकूलन, सेकंड कॉन्सेप्ट है संतुलन, थर्ड कॉन्सेप्ट है एस्कीमा। दोस्तों जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है उसकी दो प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है आत्मसातकरण, सेकंड प्रोसेस है समायोजन। तो आइए दोस्तों फर्स्ट अनुकूलन पढ़ते हैं। दोस्तों वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसे हम गर्मी के दिन में जो वस्त्र कपड़ा पहनते हैं वो ठंडे के दिन में नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि जब पहनेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा। जैसे कोई इंडियन बच्चा है, जब वो अमेरिका जाता है दोस्तों, वहाँ यहाँ इंडिया में वो हिंदी बोलता है, जब अमेरिका जाता है वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में जाता है तो वह इंग्लिश बोलने लगता है, यानी कि वो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। चाहे अमेरिका का बच्चा जब इंडिया आता है तो वह हिंदी बोलने लगता है, वह भी वातावरण के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है। आपको मालूम है दोस्तों, आपको टीचर बनना है तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, टीचर ट्रेनिंग सीटेट कीजिएगा, यानी कि वातावरण के अनुसार आप भी अपने आप को ढाल लीजिएगा। तो इसे अनुकूलन कहते हैं। इसी की दो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया को देखते हैं। फर्स्ट प्रक्रिया होता है दोस्तों आत्मसातकरण और सेकंड प्रक्रिया होता है समायोजन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है, यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज होता है दोस्तों उसमें नए ज्ञान का ऐड करना हमारा आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे कोई जानता होगा बच्चा कि कुत्ता जो होता है वो सिर्फ ब्लैक कलर का होता है, लेकिन जब वो वाइट कलर का कुत्ता देख ले, वो अपने ज्ञान में अपने मानसिक स्कीमा में ऐड कर ले कि कुत्ता जो है डॉग भी है, वाइट भी हो सकता है, तो वो होता है हमारा आत्मसातकरण दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है, यानी कि जो अपने जो प्रीवियस नॉलेज है दोस्तों उसमें बदलाव करना, मॉडिफाई करना हमारा एकोमोडेशन कहलाता है, यानी कि समायोजन कहलाता है। जैसे 4 पैरों वाला बच्चा जान गया था कि ये 4 पैरों वाला कुत्ता होता है, लेकिन जब वो 4 पैरों को देखे कोई बिल्ली को, तो बच्चा देखे ये डिफरेंट देखेगा कि वह बिल्ली जो है म्याऊ म्याऊ करती है, तो बच्चा अपने दिमाग में ये मॉडिफाई करेगा कि 4 पैरों वाला सिर्फ कुत्ता नहीं होता, वह बिल्ली भी हो सकती है, वह शेर भी हो सकता है। यानी कि जब अपने दिमाग में परिवर्तन किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, वातावरण के साथ समायोजन किया जाता है, तो वह समायोजन होता है हमारा, एकोमोडेशन होता है। दोस्तों इन दोनों के बीच में जब संतुलन बनाया जाता है तो उसे साम्यधारण या संतुलन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है, यानी कि इक्विलिब्रेशन के अंतर्गत बच्चे समायोजन और आत्मसातकरण के बीच में संतुलन बनाता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों एस्कीमा। शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, एक्टिविटीज जो माइंड से जुड़ी है। जैसे छोटा बच्चा बॉल पकड़ता है और आइसक्रीम खाता है, यानी कि दोस्तों जो शरीर से जुड़ा हुआ है। जैसे कुछ चीज़ें हमारे मानसिक में पहले से मानसिक एस्कीमा पहले से होती है। जैसे आपको बताए हैं कि बच्चों को जब आइसक्रीम देता है तो ऑटोमेटिक चूसने लगता है, क्योंकि वह उसके एस्कीमा में पहले से है। जैसे छोटा बच्चा बॉल पकड़ता है, वह एस्कीमा उसके पहले से है, यानी कि शारीरिक क्रियाएँ वह एस्कीमा के अनुसार करता है। आइए दोस्तों पियाजे की जो अवस्था है उन चारों अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, पियाजे यह मानते हैं कि जैसे जैसे बच्चा का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे विकास करता है। इसलिए पियाजे ने जो अपने स्टेजेज हैं, अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास की, उन एज के अनुसार बांटा है। पियाजे के 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएँ हैं दोस्तों। इनको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, हम ट्रिक आपको बताएंगे, लेकिन पहले इनका नाम देख लीजिए। इनका फर्स्ट स्टेज है संवेदी पेशीय अवस्था, इसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है, जो जन्म से 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट स्टेज है इनका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो 2 से 7 वर्ष का होता है। थर्ड स्टेज है इनका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिससे 7 से 11 वर्ष का होता है। जो लास्ट स्टेज है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो 11 से 15 वर्ष का होता है दोस्तों। देखो इन चारों अवस्थाओं का इंट्रोडक्शन दोस्तों हम यही दे देते हैं, जिससे आपको आगे समझने में आसानी होगा। संवेदी अवस्था में बच्चे अपने इंद्रियों से सीखते हैं, यानी कि हाथ, पैर, नाक, जीभ, त्वचा, जो हमारे 5 इंद्रियां होती हैं, ज़्यादातर बच्चे अपने इंद्रियों से सीखते हैं। इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है दोस्तों। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है या क्रिया करने से पहले की अवस्था है, इसमें बच्चा हर एक चीज़ का कमी होगा, चाहे जीववाद जितने भी हमारा
कॉन्सेप्ट होगा उन सभी कॉन्सेप्ट में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कमी पाई जाएगी। दोस्तों जब भी कमी की बात होगी कॉन्सेप्ट का तो वो पूर्व संक्रियात्मक, जिसमें बच्चा क्रिया नहीं करेगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमारा होगा। आप हिंट्स याद रखिएगा दोस्तों। थर्ड है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ का टच करना, फील करना। जिस चीज़ को आप टच फील कर सकते हैं उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रखा जाता है। मूर्त में होगा दोस्तों जो बच्चों के सामने होगा बच्चा उसके बारे में सोच सकता है, यानी क्रिया कर सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कोई क्रिया नहीं कर सकता है। मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा क्रिया कर सकता है लेकिन जो चीज़ें उसके सामने हैं। लास्ट स्टेज है औपचारिक। इसमें बच्चा उन चीज़ों पर भी क्रिया कर सकता है जो चीज़ें उनको सामने नहीं होता है। इसमें अमूर्त चीज़ें यानी कि जो चीज़ें उनके आसपास नहीं है, जिन चीज़ों को वो टच फील नहीं कर सकते हैं उनके बारे में भी वो सोच सकते हैं। अब ये दोस्तों इन स्टेज को ट्रिक बताते हैं आपको याद करने को, तो इनको दोस्तों SPCF के याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। S मतलब होता है दोस्तों सेंसरी मोटर स्टेज, P मतलब होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, C मतलब होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और F मतलब होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो दोस्तों ये ट्रिक है आपको याद करने के लिए SPCF। आप इस ट्रिक से आप इस अवस्था को याद कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब इन स्टेजेस को डिटेल्स में देखते हैं। इसका फर्स्ट स्टेज होता है दोस्तों संवेदी पेशीय अवस्था। इसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष का होता है। देखिए दोस्तों इस अवस्था में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, यानी कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि इस अवस्था में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों, आपको पता होगा हमारी ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो बच्चे इनके द्वारा ही सीखते हैं, यानी कि किसी चीज़ को टच करके सीखेंगे, किसी चीज़ पे हाथ मार के सीखेंगे। अगर कोई दूध है, एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, कोई दूध है और गर्म है तो उसकी मम्मी बोलेगी बच्चा ये दूध मत छूना, ये गर्म है, या इस दूध को मत पीना, यह गर्म है। तो बच्चा नहीं सीखेगा जब तक उस चीज़ को टच नहीं करेगा। अगर टच करेगा उसका हाथ जल जाएगा तो बच्चा दोबारा उसे टच नहीं करेगा, सीख लेगा। अगर उस चीज़ दूध को पिया और गर्म है, उसका जीभ जल गया तो बच्चा उस चीज़ को दोबारा नहीं पिएगा। यानी कि इस चीज़ अवस्था में बच्चे किसी भी चीज़ को अपने शरीर से टच करके या फील करके सीखते हैं। इस अवस्था में शिशु शरीर से चीज़ों को इधर उधर कर सकता है, यानी कि पूरे अपने शरीर से बल दे के वह चीज़ों को इधर उधर करता है। वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है, वह प्रकाश तथा आवाज़ की प्रतिक्रिया आरंभ करता है। आप देखे होंगे बच्चों, और कोई आप देखे होंगे जब कोई छोटा सा बच्चा रहता है उसके सामने हाथ मारा जाता है धप देना, तो दोस्तों दूसरे रूम से वो क्रिया करने लगता है। वह सुनने की कोशिश करता है कि किस रूम से आवाज़ आया है। इस अवस्था में बालक किसी भी वस्तु को देखना, पकड़ना, चूसना, दांतों से काटना आदि स्वाभाविक क्रिया करता है। यानी कि इस चीज़ में कोई भी चीज़ होता है बच्चा उसे पकड़ता है, कोई भी वस्तु हो उसके सामने तो बच्चा उसे पकड़ेगा, देखेगा, चूसेगा, दांतों से काटेगा, यानी कि अपने शरीरों से उसे टच फील करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है मेरा प्रयास एवं त्रुटि के आधार पे परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेगा। इसमें दोस्तों जो छोटा बच्चा है वो चाहे कितना भी गलती करे लेकिन वह कार्य को बार बार दोहराता है, एक से अनेकों बार वह कार्य करेगा। इसे हम प्रयास एवं त्रुटि भी कहते हैं कि बार बार वह विफल हो रहा है लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा है। जैसे वह कोई सामान है जो हाइट में रखा हुआ है तो बार बार बच्चा उसे नीचे से उसे छूने की कोशिश करता है और बार बार वह गिरता है लेकिन फिर भी वह नहीं मानता। इसे प्रयास एवं त्रुटि भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम डिटेल्स परिभाषा भी नीचे लिखे हैं, आप देख लीजिए। वस्तु अस्थायित्व का गुण फर्स्ट स्टेज में आ जाता है, यानी कि जन्म से 2 वर्ष के बीच में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण कब आता है, तो दोस्तों वस्तु अस्थायित्व का गुण संवेदी पेशीय अवस्था में यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। आइए दोस्तों इसका परिभाषा देखते हैं कि हमारा वस्तु अस्थायित्व होता क्या है। देखिए दोस्तों बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है जिससे वह छुपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। यानी कि बच्चा कोई खिलौना से खेल रहा होगा, अगर कोई व्यक्ति उस खिलौने को छुपा देगा तो बच्चा उस चीज़ को दोबारा ढूंढ सकता है। यानी कि जिस चीज़ से वो खेल रहा था उसके वस्तु का छाप उसका दिमाग में बैठ गया है, बन गया है। अगर उस चीज़ उसके हाथ में नहीं है तो बच्चा वह चीज़ को ढूंढ सकता है। नेक्स्ट हमारा बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति, यानी कि बच्चों को जो बड़े लोग हैं उनको फॉलो करेगा। जैसे उसके पिताजी अगर घर में दाढ़ी बनाते हैं तो बच्चा जो है पिताजी का देखा देखी दाढ़ी बनाने की कोशिश करेगा। यानी इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो बड़े लोगों का अनुकरण करते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेज हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चे 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होते हैं। आपको जितना भी इसका जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो बच्चों को एज दिमाग में रख के पढ़िएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
देखिए दोस्तों, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। देखिए दोस्तों, नाम से भी पता चल रहा होगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि क्रिया करने से पहले की अवस्था। इसमें बच्चा देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं पाएगा। इनमें जितना भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आप याद रखिएगा, जीववाद, अहम केंद्रीकरण और पलटावी, जितना भी कॉन्सेप्ट है, इन सभी कॉन्सेप्ट में बच्चों की कमी पाई जाएगी। इसमें किसी भी कॉन्सेप्ट का गुण बच्चों के अंदर नहीं पाया जाएगा। जितना भी कॉन्सेप्ट है सभी में कमी पाई जाएगी। दोस्तों ये क्लियर याद रखिएगा, आप एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि जितना भी कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट में बच्चों की कमी पाई जाएगी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है। देखिए दोस्तों, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, वह सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाएगा। जैसे अगर वह ज़मीन पे चलते चलते और कोई बच्चा गिर गया और रोता है वह, अगर मम्मी आके उसके ज़मीन पे 1-2 हाथ मारे तो बच्चा साइलेंट हो जाएगा। बच्चों को यह लगेगा कि जैसे मुझे चोट लगा है वैसे ज़मीन को भी चोट लगेगा और वह बच्चा शांत हो जाता है। जैसे बच्चे किसी पलंग से नीचे गिर जाए तो पलंग पे उसकी मम्मी हाथ मारती है तो बच्चे शांत हो जाता है, उसे लगता है पलंग को भी चोट लगा हो। तो बच्चे इसमें सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हमारा आत्म केंद्रिता, ईगो सेंट्रिक। इसमें बच्चा ईगो रखता है, यानी कि बच्चा खुद को केंद्र मानता है। वो उससे लगता है जो मुझे पसंद है वो सभी लोग को पसंद है। बच्चा चाहेगा अगर मुझे डेयरी मिल्क चॉकलेट पसंद है तो ये मुझे सिर्फ पसंद है, ये किसी और को नहीं पसंद है, ये मुझे खाना चाहिए। बच्चे को लगेगा जो मुझे पसंद है वो सभी के लिए पसंद है। चाहे बच्चों के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी उसी के लिए हैं। आइए दोस्तों इसके परिभाषा डिटेल्स में समझते हैं। बालक यह सोचता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वह सब उसके लिए ही है। दुनिया में कुछ चीज़ें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। जैसे वह तेज़ी से दौड़ता है तो सूर्य भी उसके साथ चलता है, चांद तारे उसके लिए चमकते हैं, मम्मी पापा केवल उसके मन में है, किसी अन्य का अधिकार नहीं है। लेकिन बालक का जैसे सामाजिक दायरा बढ़ता है वैसे वैसे आत्म केंद्रिता कम हो जाती है। देखिए दोस्तों, इस अवस्था में अगर जब छोटा होता है बच्चा, अगर पापा गोदी में बैठा हो तो कोई दूसरा बच्चा आता है तो उसे वो बैठने नहीं देता है। उसे लगता है कि यह मेरे पापा हैं, गोद मेरा है। इसमें बच्चा अपने चीज़ों का हक जताता है, हर एक चीज़ पे अपना हक जताता है। उसे लगता है जितना भी चीज़ है वो सब मेरे लिए है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों केंद्रीकरण, इसे सेंट्रेशन कहा जाता है। वस्तु के एक ही पक्ष को देखना केंद्रीकरण कहलाते हैं। यानी कोई भी चीज़ है उसका एक ही पक्ष को देखे। अगर आप जा रहे हैं किसी रास्ता से तो सिर्फ आप घर देख रहे हैं और चीज़ें नहीं देख रहे हैं तो वो हमारा क्या हुआ, केंद्रीकरण। अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल दिया जाए तो वो यह नहीं समझ पाएगा कि मोबाइल से कॉल भी होता है, यूट्यूब चलता है, फेसबुक चलता है। वह सिर्फ मोबाइल को एक खिलौना समझ के खेलता है। यानी कि केंद्रीकरण, वह एक चीज़ों पर डिपेंड रहता है, एक चीज़ को छोड़ के वो किसी और चीज़ को नहीं देख सकता है। यानी कोई भी वस्तु है उसका सिर्फ एक ही गुण देखेगा और बाकी गुण को नहीं देखेगा। नेक्स्ट हमारा अपलटावी। दोस्तों इन सभी चीज़ों में बच्चों को कमी पाई जाती है। इसमें अपलटावी में बच्चा अपलटावी होता है, इसमें भी बच्चे कमी होता है। बच्चे चीज़ों को उलट पलट के नहीं समझ सकते हैं। इस अवस्था के बच्चे यह नहीं बता सकते हैं, यह बता सकते हैं कि पानी से बर्फ़ बनता है, लेकिन यह नहीं बता सकते हैं कि बर्फ़ से पानी होता है। इसमें बच्चा इस अवस्था में बच्चे यह बता सकते हैं कि 4 + 6 10 होता है, लेकिन यह नहीं बता सकते हैं कि 6 + 4 कितना होगा। जब संख्या को पलट दिया जाएगा तो बच्चे यह नहीं बता पाएंगे। यानी कि अपलटावी का गुण इनमें होता है। इसमें बच्चे वस्तु संख्याओं से उलटना पलटना नहीं सीखते हैं। देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे वस्तु संख्याओं समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि की कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। देखिए दोस्तों, जब बच्चे के हाथ में एक 100 रुपया का नोट दिया जाएगा यानी कागज़ का, और एक बच्चे के हाथ में 20 रुपये का सिक्का दिया जाएगा तो बच्चे को मात्रा में जो चीज़ें ज़्यादा लगेगी उसे वही चीज़ें ज़्यादा लगेगी। वह सिक्का देखेगा 20 है, पैसा देखेगा 1 है तो वह 100 रुपये का नोट को नहीं लेगा, और 100 जो 20 सिक्का है 1-1 रुपये का तो वह सिक्कों को लेगा। इसमें यानी कि मुद्रा संप्रत्यय कॉन्सेप्ट की कमी होती है। दोस्तों जो थर्ड स्टेज है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष का होता है। तो दोस्तों अब बच्चा 7 से 11 वर्ष का हो गया तो आप उसी के हिसाब से समझिएगा। देखिए दोस्तों, मूर्त सबसे पहले मूर्त का मतलब समझिए दोस्तों। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ आपके सामने है जिसे आप टच और फील कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ आपके सामने है आप उसे छू भी सकते हैं और उसे फील भी कर सकते हैं।
उसे मूर्त कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे अपने सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर सकता है। यानी कि इस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, बच्चे उनके बारे में सोच सकते हैं जो चीज़ें उनके सामने हैं। यानी कि जिस चीज़ों को वो देख सकते हैं, छू सकते हैं, बच्चे उनके सामने में उन चीज़ों को बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बालक के चिंतन में पलटावी का गुण आ जाता है। लेकिन दोस्तों देखिए, मूर्त संक्रियात्मक में सभी गुणें आ जाती है जो पूर्व संक्रियात्मक में कमी था। इसमें पलटावी का गुण आ जाएगा। इसमें बच्चा बता सकता है कि पानी से बर्फ बनता है और बर्फ से पानी। देखिए 6 + 4 10 होगा, ये भी बता सकता है, और 10 = 6 + 4 होगा, ये भी बच्चा बता सकता है। यानी कि इस अवस्था में पलटावी का गुण बच्चों के अंदर आ जाता है। देखिए दोस्तों, बालक दिन, तारीख, समय, महीने, वर्ष बताने योग्य हो जाता है। यानी कि जो मूर्त संक्रियात्मक है, 7 से 11 वर्ष के बच्चे दिन भी बता सकते हैं, तारीख भी बता सकते हैं, समय, महीना, वर्ष भी बता सकते हैं। इतना उनके अंदर विकास हो जाता है। देखिए, बालक लंबाई, चौड़ाई, वजन, तरल तथा तत्वों के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर लेता है। यानी कि बच्चा छोटा बहुत चीज़ों को सॉल्व कर लेता है जिन्हें वो देख भी नहीं सकता है। बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने के योग्य हो जाता है। यानी कि तर्क मतलब होता है दोस्तों सोचना, किसी चीज़ को सोच के भी सॉल्व कर सकता है। यहाँ लिखा हुआ बालक अनेक तार्किक क्रियाएं, यानी कि वह सोच सकता है अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर चांद ना होगा तो क्या होगा, जल ना होगा तो क्या होगा, ऐसी क्रियाएं, तार्किक क्रियाएं वह कर सकता है। बालक वस्तुओं के मध्य समानता, असमानता, संबंध, दूरी और विसंगता को समझने लगता है। देखिए दोस्तों, बालक जो खाली स्टेप होता है उस चीज़ों को समझता है। असमानता यानी कि पुरुष और स्त्री में भेदभाव वो बताने लगता है। दूरी है, जो उसके घर से विद्यालय की कितनी दूरी है वो भी बताएगा। जो दो चीज़ों में क्या क्या डिफरेंट है वो भी बताने लगता है। यानी कि स्त्री पुरुष में क्या क्या भेदभाव है, बच्चे इस अवस्था में बताने लगता है। जब दो चीज़ों के संबंध भी बताने लगेगा, यानी कि अपने और अपने दोस्त का संबंध भी बताने लगेगा, बच्चा दोस्त भी बनाने लगता है इसी अवस्था में। देखिए दोस्तों, वस्तु की लंबाई वजन के अनुसार क्रम में लगा सकता है, यानी कि कोई सीक्वेंस में लगा सकता है। दोस्तों जैसे बच्चे प्रार्थना में खड़ा हो तो उस समय बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष का, वो क्रम से बच्चों को खड़ा भी कर सकता है हाइट के अनुसार। देखिए, भाषा और संप्रेषण योग्यता का भी विकास हो जाता है, यानी कि इस अवस्था में बच्चे भाषा भी अच्छे से बोलने लगता है। अब आइए दोस्तों, एक नोट है, उस नोट को ध्यान से देखते हैं। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। हम बताएं दोस्तों, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें सभी गुणों में कमी होती है, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक में ये सभी गुण आ जाता है। ये चीज़ का आप ध्यान रखना होगा। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा और भार आदि का कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखिए दोस्तों, इंडक्टिव रीजनिंग यह भी इस अवस्था में आ जाता है, यानी कि उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। यानी बच्चा को कोई उदाहरण दिया जाए तो वो बता सकता है। जैसे बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाए कि पेड़ जरूरी है कि नहीं हमारे लिए, तो बच्चों ने इसका उत्तर दिया कि ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। यानी कि बच्चे कोई चीज़ के बारे में क्या लाभ है, क्या नुकसान है, उदाहरण के अनुसार भी हमें बता सकते हैं। आइए दोस्तों, लास्ट स्टेज देखते हैं जिसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है, जो 11 से 15 वर्ष का होता है। देखिए दोस्तों, इसमें बालक में अमूर्त चिंतन आ जाता है। अमूर्त चिंतन समझिए क्या होता है, जो चीज़ बालक के सामने नहीं है, जिसे वो टच फील नहीं कर सकते हैं, उसे अमूर्त कहा जाता है। जैसे मूर्त उसे कहा जाता है जिस चीज़ों को बच्चे टच फील कर सकते हैं, उसे मूर्त कहा जाता है। अमूर्त उसे कहा जाता है जिस चीज़ों को बच्चे टच फील नहीं कर सकते हैं, जिसे नहीं देख सकते हैं। जैसे बच्चों के सामने दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं है, जो भी चीज़ें उनके सामने नहीं है, बच्चे उनके बारे में भी चिंतन करना शुरू कर देते हैं। औपचारिक अवस्था ये लास्ट अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, यानी कि बता दिए हैं दोस्तों, जो चीज़ें उनके सामने नहीं है, जिन्हें वो टच फील नहीं कर सकते हैं, बच्चे उनके बारे में भी चिंतन शुरू कर देते हैं। देखिए, बालक में सभी प्रकार के संप्रत्यय होता है, इनके मानसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारा दोस्तों। ये मानसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि बच्चे हम जैसे मानसिक अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जब हम सबसे पहले मैट्रिक करेंगे, फिर इंटर करेंगे, उसके बाद डीएलएड करेंगे, ऐसे जो कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं, जो अगर मेरा दोस्त यहाँ जाएगा हम मुंबई जाएंगे, तो बच्चे भी ऐसे कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि परिकल्पनात्मक चिंतन कब पाया जाता है, तो ये औपचारिक अवस्था में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जब बच्चे को कोई थोड़ा सा डाटा दिया जाए तो उसके बारे में बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग कल्पना करके
चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा डाटा देने के बाद वह कल्पना करके परिकल्पना करते हैं। जैसे उनको थोड़ा सा कोई सब होमवर्क दे दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों कोई मैथ दे दिया जाए तो बच्चे अलग अलग तरीके से मैथ को सॉल्व करेंगे अपने तरीके से। इसे साइंटिस्ट एज भी कह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा चिंतन में पूर्व क्रमबद्धता आ जाता है, इनके बच्चे क्रम के अनुसार सोचने लगते हैं। जैसे उनके पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, जैसे वो ये सोचने लगते हैं कि विद्यालय से घर जाके क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो क्रम के अनुसार सीक्वेंस के अनुसार सोचने प्रारंभ कर देते हैं। भाषा संबंधी योग्यता और संप्रेषणशीलता का विकास। संप्रेषण होता है दोस्तों अपने लैंग्वेज को सही तरह से संप्रेषण करना, यानी किसी के सामने प्रस्तुत करना। जैसे आप कोई भाषा बोलते हो तो अपने सामने कैसे बोलते हो किसी आदमी को, तो वो हमारा संप्रेषणशीलता होता है। अपसारित चिंतन यानी कि विभिन्न दिशाओं में सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोले हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग दोस्तों इसे बोला जाता है, यानी कि विभिन्न दिशाओं में सोचना। जैसे एक सवाल का अनेकों उत्तर खोजना अपसारित चिंतन कहलाता है हमारा। नेक्स्ट हमारा निगमन तर्क, नियम से उदाहरण का विकास हो जाता है। समस्या समाधान योग्यता का भली भाई प्रकार विकास हो जाता है। दोस्तों आइए कुछ नोट्स है, इन नोट्स को देखते हैं। देखिए, बालकों को अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए, यानी कि बालकों को शिक्षा देने से पहले विद्यालय का उचित वातावरण तैयार करना चाहिए, यानी कि बच्चों के अनुसार कैरिकुलम बनाना चाहिए, बच्चों को अच्छी कक्षा देना चाहिए, बच्चे को अच्छे पुस्तकालय देना चाहिए, बच्चों को शांत वातावरण देना चाहिए। यानी कि पहले वातावरण तैयार करना चाहिए, फिर बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, यानी तार्किक मतलब होता है दोस्तों तर्क करना, सोचना समझना। यानी कि बच्चों को ऐसा क्वेश्चन देना चाहिए जिसमें बच्चे अधिक से अधिक तर्क करें, सोचे समझे, जिससे उनका तार्किक क्षमता का विकास हो, संज्ञान का विकास हो। नेक्स्ट हमारा बच्चों की गलती करने एवं उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। दोस्तों बच्चों को गलती करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की गलती को अच्छा माना जाता है। बच्चे का गलती यह बताता है कि वो कैसे सीखते हैं, तो यानी कि बच्चे जब गलती करते हो तो ज़्यादा अवसर देना चाहिए कि वो स्वयं गलती को सुधारें। नेक्स्ट हमारा शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट हम पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वह निरंतर चलते रहता है, यानी कि जीवन भर चलते रहता है। नेक्स्ट हमारा शिक्षक को बालक की समस्याओं का निदान करना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना चाहिए। दोस्तों बाल केंद्रित वह होता है जिसमें बालक केंद्र बिंदु होता है, यानी कि जो भी हमारा पाठ्यक्रम होता है, जो भी विद्यालय का बुक होता है वो सभी बालक के अनुकूल होता है, यानी शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, उसमें बालक मुख्य बिंदु होता है। आइए दोस्तों कुछ प्रश्न उत्तर भी करते हैं ताकि आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किस अवस्था में बच्चों की मापतौल का समझ का विकास हो जाता है, यानी कि मापतौल दोस्तों बताएं आपको मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चों का मापतौल का समझ विकास हो जाता है। देखिए दोस्तों पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज दोस्तों के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। देखिए दोस्तों इंद्रियों से बताया है, ज्ञानेंद्रियों से सेंसरी मोटर एज में बच्चा ज़्यादातर किसी चीज़ को सीखता है, जब तक वो टच फील नहीं करता है तब तक वो नहीं सीखता है। बच्चों को बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, तो अभी पढ़े दोस्तों पियाजे के द्वारा 4, जैसे हम अभी पढ़े सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल ऑपरेशनल, तो 4 बौद्धिक विकास की अवस्था जीन पियाजे के द्वारा पहचान किया गया था। पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो दोस्तों स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है, तो पियाजे द्वारा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, तो दोस्तों इसका श्रेय पियाजे को जाता है। आज के हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।